मतलब मिडिल क्लास की किस्मत में रोना है, मिडिल क्लास फॉर ग्रांटेड है। सारा जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का बोझ है वो बेचारे मिडिल क्लास के कंधों पर ही है क्या? मतलब देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को आगे लेकर जाना है, आर्थिक प्रगति करानी है, लेकिन ये सब कुछ मिडिल क्लास के कंधों पर ही होगा क्या? ये पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने का बोझ सारा मिडिल क्लास के कंधों पर है। सोचिए ना, इंतजार हो रहा था, कोरोना काल, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नौकरियां जा रही हैं, जो बच्ची कुछ नौकरियां हैं, कम पैसा है, सारी चीजें हैं। उम्मीद थी कि मिडिल क्लास जो है उसको शायद थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। हो सकता है भाई, उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद टैक्स स्लैब में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, अब यही उम्मीद थी भाई। लेकिन जिस तरह का बजट आया वो तो मिडिल क्लास के लिहाज से कम से कम कह सकते हैं नाउमीदी भरा रहा। मतलब आप सोचिए ना, इसमें हेल्थ सेक्टर की बल्ले बल्ले, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बल्ले बल्ले, हर लिहाज से जो है सरकार ने रिफॉर्मिस्ट और बोल्ड बजट पेश करने की कोशिश की है। इतना कहा जा सकता है ये बोल्ड बजट है। लेकिन मिडिल क्लास को क्या मिला? मिडिल क्लास का हाथ क्यों खाली? आप जितने भी लोग ताल ठोक के देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, आप सोचिए ना, पूरा बजट हो गया, 2 घंटे की स्पीच हमने भी सुनी, आपको क्या मिला? आपके हाथ में क्या आया? क्या कोई इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव, या 80C 1.5 लाख इंटरेस्ट 2 लाख, किसी तरह का कोई बदलाव कुछ आपके हाथ में आया क्या? इनकम टैक्स के लिहाज से या कुछ और भी लिहाज से सोचिए। बल्कि महंगाई जो है, जो चीजें महंगी हो गई है उसमें तो मोबाइल चार्जर, ऑटो पार्ट, सिल्क के उत्पाद, तांबा, लेदर, जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। सोचिए वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सबसे ज्यादा डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लैपटॉप से लेकर सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण महंगे हो गए। भाई मिडिल क्लास को क्या मिला? मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, जिन्होंने बजट से पहले भी किसान विरोधी बता दिया था, वही बयान बजट के बाद भी दे दिया, सेम टू सेम। स्वागत है अनुराग भदौरिया आपका भी। किशमीर चौधरी, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष, आपको नजर आ रहे हैं। अब्दुल रजा खान जो हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और डॉक्टर कौशल कांत हैं, और मट्टू साहब भी हैं जो कि आरबीआई के फॉर्मर जीएम हैं, विशेष तौर पर आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपका भी, आपकी तो बल्ले बल्ले हेल्थ सेक्टर 137% की ग्रांट जो है। बहरहाल गौरव भाटिया, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। इस सारा बोझ आत्मनिर्भर देश, आत्मनिर्भर भारत बनाने का मिडिल क्लास के कंधों पर है। आज देश जो है वेलकम कर रहा है ऐसे सर्व समावेशी बजट को, और क्योंकि मैं बाकी बिंदुओं पे भी कुछ चीजें कहना चाहता हूं, वो कह लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दे देता हूं। सबसे पहले, कोविड की महामारी में सबसे मजबूती से अगर विश्व में कोई देश लड़ा तो भारत लड़ा, और इसीलिए हेल्थ का जो बजट है वो 137% बढ़ा दिया गया है, 2,23,846 करोड़, जो पहले इससे काफी कम था। दूसरी बात, हर गरीब के लिए घर में पेयजल हो, 2,86,00,000 घरों तक पानी पहुंचे, और हर गरीब का एक सपना भी होता है कि उनका अपना घर हो। तो अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाते हुए ये भी इसमें कहा गया है। तीसरी बात, महिलाओं का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला में 8 करोड़ महिलाओं को गैस का सिलेंडर मिला है, ये 1 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आपने मिडिल क्लास की बात करी, तो अब मैं मिडिल क्लास पे आता हूं। याद करिए अमन जी, पिछले साल बहुत बड़ी एक रियायत दी गई थी मिडिल क्लास को, और जो टैक्स की कैटेगरीज होती हैं उसको ऐसे बदला था कि जो मिडिल वर्ग है उसको राहत मिले। इसके साथ इस साल क्या किया गया है, जो टैक्स देना होता है अफोर्डेबल हाउसिंग लोन में, उसमें भी एक छूट जारी रहेगी कोविड को देखते हुए। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको अगर 75 वर्ष के ऊपर हैं तो टैक्स, जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने हैं। और एक बात मैं कहूंगा, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है, किसानों के लिए भी जो क्रेडिट लाइन है वो 16.5 लाख करोड़ जो करी गई है, उससे भी लाभ मिलेगा। तो ये दिखाता है कि ये सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रखा गया है, और इसीलिए जब नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो इसका असर हमारी इकोनॉमी में आएगा। और एक बड़ी बात जो आई है, जिस तरह से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चा सरकार को करना है, उसमें करीब 34.5% की बढ़ोतरी की गई है। मतलब 5,54,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। ये भी इसलिए किया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में और तेजी आए। और एक सुखद बात जो अभी आई थी, आईएमएफ ने कहा है कि पूरे विश्व में आगे चल के हमारी इकोनॉमी 11.5% की दर से बढ़ेगी। ये चीन से भी ज्यादा है, बाकी बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत। गौरव, एक काम करते हैं, फ्लोर आपका है, मैं आपको नहीं टोकूंगा।
जितने भी लोग इस वक्त ताल ठोक के देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास जो लोग देख रहे हैं, उनको आप 1, 2, 3, 4 करके अगर कुछ फायदे गिना पाए गौरव, मिडिल क्लास को। मैं गिनवा रहा हूं। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पिछले बजट में एक बहुत ऐतिहासिक बदलाव करते हुए जो टैक्स कैटेगरी थी उनको बदला गया था, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिली थी, वो आज भी बरकरार है। और जब कोविड के महामारी में रेवेन्यू जनरेशन एक परेशानी का सबब हो जाता है, तो कई लोगों को ये लग रहा था कि शायद टैक्स स्लैब बढ़ा दी जाए, वो नहीं किया गया। दूसरी बात, 2 फायदे मैं इस बजट के भी बता रहा हूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं। सबसे पहले जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लोन लिया है, मैंने जैसा पहले भी कहा था, तो टैक्स आपको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है गौरव, बस दूसरी बात, चीजें बरकरार हैं, बोझ नहीं डाला गया, इतना ही बहुत है ना? अमन जी, बिल्कुल बहुत है। उसकी वजह क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि जब कोविड की महामारी आई तो जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, जो जहां से रुपया आता है सरकार के पास, उसमें कमी आई, कटौती हुई, ये सब जानते हैं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाते हुए और बाकी जो हमारी प्राथमिकता है भाई, स्वास्थ्य, चिकित्सा, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिनका मैंने जिक्र किया, सारी चीजें हैं गौरव, बहुत अच्छी चीज है। मैंने बोला ये बोल्ड बजट है, मैंने बोला रिफॉर्मिस्ट बजट है, मैंने बोला ये कोरोना काल का सबसे चुनौतीपूर्ण बजट है। मैं कह रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर में 138% ज्यादा जो एलोकेशन है वो हेल्थ सेक्टर में, मतलब 2,38,000 करोड़, ये क्रांतिकारी है। मैं बोल रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर में शानदार, आप लोगों ने बहुत शानदार, मैं सारी चीजें कह रहा हूं। लेकिन राशनिंग जो कह लीजिए या थोड़ी बहुत जो है जेब में कटौती, सिर्फ मिडिल क्लास से ही है। सारा सबको दे दीजिए, मिडिल क्लास बेचारा जो है ना, वो उसके कंधे पर है ये देश को आत्मनिर्भर बनाने का। आप सब अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को उससे कोई एतराज नहीं है। बस मेरा जो सवाल था वही था, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास की जब बात आती है, आप कहते थे थोड़ी सिचुएशन टाइट चल रही है, समझो अमन जी, अभी जेब में पैसा नहीं। अमन जी, एक चीज और कहूं मैं, जी जी, देखिए, जब वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाता है, उसमें शायद मिडिल क्लास के लिए भी सोचा गया है। तो ऐसी कई सुविधा हैं, जैसे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, 60 टेक्सटाइल पार्क मिडिल क्लास के लिए है क्या? सबके लिए है ना, मिडिल क्लास के लिए मिडिल क्लास है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, मैं समझता हूं, मैं मजबूरी समझता हूं। देखिए, जब फिस्कल डेफिसिट जो है राजकोषीय, नहीं आपकी नहीं, देश की जो आर्थिक स्थिति है, अगर फिस्कल डेफिसिट 9% को पार कर गया, राजकोषीय घाटा टारगेट 6.5 है, तो आप समझिए, ये लोगों को भी समझने की जरूरत है कि सरकार की माली हालत जो है ना, आर्थिक से, जेब में पैसा नहीं है सरकार के। सरकार अगर 35 लाख करोड़ का बजट दे रही है, 35 लाख करोड़ का, 4 लाख करोड़ पिछली बार से ज्यादा, तो 12 लाख करोड़ मार्केट से बोरो किया जाएगा। सरकार के पास क्या वाकई पैसा नहीं है? अनुराग भदौरिया, एक कमेंट आपका, उसके बाद मैं यहां पर आऊंगा। अनुराग भदौरिया, किसान विरोधी, आप लोग पहले तय कर लेते हैं ना कि बजट के बाद क्या बोलना है? देखिए, पहले तरीका साफ बात है, क्योंकि ये कुछ खास लोग, आम लोगों का बजट नहीं है, कुछ खास लोगों के लिए बजट बनाया गया है। जिस तरह से बजट में आपने देखा कि कहीं भी पूरे बजट में आम आदमी की चर्चा भी नहीं है, उनके बारे में बात ही नहीं की गई है। जहां भी बात की गई है कि चुनाव को देखते हुए, जहां चुनाव है वहां पे ध्यान रखा गया है, देश की इकोनॉमी को नहीं ध्यान रखा गया है। हमें देश की इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं सरकार को। उसका डिफिसिट 6.8% हो गया, बजट में खुद कह रहे हैं, और स्टेट का करीब डिफिसिट 4% है। दोनों को मिला दीजिए तो करीब 11% आपका डिफिसिट आता है। और अरुण कुमार, एक अर्थशास्त्री, कह रहे हैं कि 15% तक चला जाएगा डिफिसिट। ये हमारी जो जीडीपी है उसका 15% होगा, सोचिए आप। और आपने पहले से ही कितना लोन ले रखा है, वर्ल्ड बैंक से 10 लाख पहले लिया, पीएसयू को आप लगातार बेचते चले जा रहे हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट पे आपने जोर दे दिया। इसके मतलब डिसइन्वेस्टमेंट तो वेलकम हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि आप बेच रहे हो। इसके मतलब क्योंकि आप वहां से लोगों का रोजगार तो छीन ही रहे हो, प्लस जो पीएसयू जिसको इतनी मेहनत से बनाया गया था, जिसको सरकार ने बनाई थी पिछली सरकारों ने, और सालों से जो बना हुआ था, उसको प्राइवेट के हाथों में दे रहे हो। और प्राइवेट जब अपने हाथों में लेता है तो आप जानते हो किस तरह का कितना एम्प्लॉयमेंट का नुकसान करता है, कितने कैसे लोगों को क्या करता है, ये कहने की जरूरत नहीं है। एक बात, दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि ये जो इस तरह का बजट इन्होंने ये जो लेके आए हैं, बजट में अगर आप देखोगे तो इन्होंने बजट में हमारे देश के किसी भी, कहीं भी आप देखो, यूथ के बारे में बात नहीं हुई है। कहीं यूथ के बारे में बात हुई तो बता दीजिए। कहीं यहाँ पे हमारे देश की, हमें यहाँ देश का पर्यटन कैसे बढ़ेगा उसके बारे में कहीं बात हुई है तो बता दो। कैसे हम नई इंडस्ट्री को, जबकि ये कह रहे थे कि हम
इस बार आत्मनिर्भर की बात करेंगे, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से और आपके माध्यम से पूछ लूंगा कि जब वो अपना बजट पढ़ रही थी वो कौन सा आत्मनिर्भर था, कि कौन सा टैप लेके पढ़ रही थी, किस कंपनी का टैप था, उसका नाम बता देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पता चल जाएगा कि वो आत्मनिर्भर कितना है, उसी से पता चल जाएगा। और जो आप पकोड़े बेच के भी रोजगार देने की बात करते थे, तो आप तो खाद्य तेल का तेल का दाम भी बढ़ा दे रहे हो, उसका दाम भी बढ़ा दे रहे हो। सोचो आप, जब आप खाद्य तेल का ही दाम बढ़ा दोगे तो पकोड़े भी बेचारे नहीं लगा पाएंगे। तो आप बताइए, आप 12 करोड़ रोजगार चला गया कोरोना काल में, 12 करोड़ रोजगार की देने की व्यवस्था कहीं आपने की? या जो कोरोना काल से लोगों का रोजगार गया है, छिना है, परेशान है, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, घरों में बैठे, आर्थिक स्थिति की कमजोर है, उसके बारे में आपने क्या किया? आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने की बात की है, इसके मतलब ये तो वेलकम हो ही नहीं सकता ना। आप जब प्राइवेट के हाथों बेचोगे तो प्राइवेट कंपनी अपना फायदा सोचेगी, जनता का फायदा थोड़ी सोचेगी। अनुराग, जब आप इतना प्राइवेट का विरोध करते हैं तो सरकारी बसों का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि निजीकरण का विरोध करना होगा, ऐसा नहीं होता ना भाई। आप चीजों को आगे बढ़ाते हैं, विनिवेश तो जरूरी है ना। अब जो खस्ता हालत है किसी कंपनी की, आपके घर में कोई चीज खराब हो जाती है, उसको किसी जाके बेच देते हैं ना, या उसको घिसते रहते हैं। बहरहाल चलिए ठीक है ना, मैं एक बार यहाँ पर आ जाता हूँ। अनुराग मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। सेक्टर हो सकता है, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर की सारे सेक्टर को आप प्राइवेट के हाथ में दे दोगे। डिसइन्वेस्टमेंट क्यों भाई? ये जो नैरेटिव है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए अनुराग। आकाश जिंदल, एक मिनट आकाश जिंदल, आज सुबह से ये नैरेटिव अब हो रहा है बजट के बाद, सेल इंडिया बजट है, देश बेच दिया, सब डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब ये क्या नैरेटिव क्या है? मैं जो है अपने अच्छे मित्र से इस बात पे सहमत नहीं हूं कि देश बेच दिया। मेरे हिसाब से डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, बहुत बढ़िया नैरेटिव है, ये ऑपोजिशन का नैरेटिव है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो इस नैरेटिव के मैं टोटली अगेंस्ट हूं। मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी बिजनेस टू बी इन बिजनेस। देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है, प्राइवेटाइजेशन आ रही है, प्राइवेट सेक्टर का पैसा आ रहा है, जाहिर सी बात है सरकार के पास एक लिमिटेड फंड है, वो किस लिए लगना है? वेलफेयर के लिए, ग्रोथ के लिए। अमेरिकन कल्चर आज की तारीख में बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर आ रहा है। सब जगह प्राइवेट सेक्टर आएगा, एफिशिएंसी आएगी, जॉब्स आएंगी, जॉब जनरेशन होगा, साथ ही साथ टैक्स जनरेशन होगा, तो डेफिसिट भी कम होगा। देखिए, आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि इतना डेफिसिट क्यों? देखिए, आज जो है देश बीमार था, एक तरीके से कोरोना की बीमारी हुई थी, तो बीमारी के समय घर का खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है ताकि बीमारी से इंसान भला चंगा हो जाए, तो उसमें घर का जो पुराना पैसा होता है थोड़ा खर्च हो जाता है, डेफिसिट में चला जाता है। तो अब डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाए? तो जो कंट्री के एसेट्स हैं, ये सारा खर्चा घर का कमाऊ पूत ही देगा। ये सारा मिडिल क्लास, भाई घर में अगर बुरे हालात आए हैं तो फिर ये सारा बोझ सिर्फ एक मिडिल क्लास पर ही है क्या? बहुत आपने बढ़िया बात कही। सबसे पहले तो कमाऊ पूत जो है प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है, मैं आपकी बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं। प्राइवेट सेक्टर को कमाऊ पूत के रूप में लाया जा रहा है कि वो कमाऊ पूत जो है घर का खर्चा पूरा करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा अमन जी, सारा बोझ हमारे मिडिल क्लास के नहीं, मिडिल क्लास के लिए काफी कुछ होगा। मिडिल क्लास के लिए जॉब जनरेशन होगा। NHAI के अंदर जो पैसा जा रहा है, मेट्रो के अंदर जो पैसा जा रहा है, रेल के अंदर जो पैसा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, लिए जी हाँ, इससे क्या होगा? मिडिल क्लास के लिए नहीं, इससे जॉब जनरेशन होगी। जॉब्स कौन करेगा? जॉब जाहिर सी बात है वो आदमी नहीं करेगा। मेरे जैसा आदमी जो 60-70 लाख की रिटर्न भरता है शायद जॉब नहीं करना चाहेगा। तो मिडिल क्लास के लिए जॉब जनरेशन हो जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी। और जो मिडिल क्लास का भय था, कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? 10 में? मैं 10 में से, क्योंकि एक बोल्ड बजट है, इनके पास बड़े कंस्ट्रेंट थे, तो आप हैरान जरूर होंगे, 8.5 नंबर दे रहा हूं।